पिछले भाग में आपने देखा कैसे रतनगढ़ के शांत महल में एक अनजानी नर्तकी सुमित्रा के कदम पड़े और एक के बाद एक अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। राजा इंद्रवर्मा की रहस्यमयी मौत, राजकुमार वीरेंद्र का मोहजाल में फंस जाना और रानी मैनावती के मन में उठता शक, जैसे अंधकार अब पूरे महल को अपनी गिरफ्त में ले रहा हो। पिछले भाग में आपने देखा कैसे मैनावती को डरावने सपने और रहस्यमयी घटनाओं ने घेर लिया। राजपुरोहित की मदद से एक तांत्रिक क्रिया का रहस्य उजागर हुआ और अब मैनावती ने ठान लिया है विवाह से पहले वो सुमित्रा का सच जानकर ही रहेगी। अब सुमित्रा का वो रूप सामने आने वाला है जो इंसानी नहीं कुछ और है। क्या मैनावती उस अंधेरे का सामना कर पाएगी या रतनगढ़ का इतिहास एक और रक्त में डूबा पन्ना लिखेगा? आगे देखिए सुमित्रा भाग 4 में। रात के तीसरे प्रहर का समय था। रतनगढ़ के राजमहल की ऊंची मीनारों पर चांद की रोशनी कुछ अजीब सी लग रही थी, जैसे उसकी किरणें भी भय से थरथरा रही हों। महल के भीतर एक कक्ष की खिड़की से रहस्यमयी नीली रोशनी झांक रही थी। वही कक्ष था जिसमें अब रानी सुमित्रा रहती थी। कक्ष के भीतर चारों ओर लाल और काले धागों से बने त्रिकोणों के प्रतीक चिन्ह बने हुए थे। बीचों बीच एक बड़े चक्र के अंदर बैठी थी सुमित्रा। उसकी आंखें बंद थीं, होंठों से धीमी आवाज में कुछ अजीब से मंत्र निकल रहे थे। कमरे में धुएं की हल्की सी परत थी जिसे देखकर कोई भी सहज रूप से घबरा जाए। तभी बाहर से रानी मैनावती की प्रिय दासी चंपा वहां से गुजरी। खिड़की से झांकते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने देखा कि सुमित्रा के चारों ओर कोई काली छाया मंडरा रही थी और उसके चारों ओर रखे दीपक उलटी दिशा में जल रहे थे। डरी सहमी चंपा वहां से भागी और सोचने लगी कि वह यह बात सुबह मैनावती को बताएगी। रात ढलने लगी, लेकिन उसी रात जब चंपा अपने छोटे कक्ष में सोने गई तब अचानक सुमित्रा उसके कमरे में प्रकट हुई। उसका चेहरा सामान्य नहीं था, आंखें लाल और चाल किसी अजीब शक्ति से नियंत्रित। तू मुझ पर नजर रखती है, मेरी शिकायत करेगी मैनावती से। भूल मत, मेरी लड़ाई तुझसे नहीं है, लेकिन अगर तूने मुंह खोला तो मुंह रहेगा ही नहीं, सुमित्रा ने धीरे से कहा। उसकी आवाज में एक अजीब कंपन था। चंपा कांप उठी, वह कुछ बोल नहीं सकी। अगले दिन उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई, चेहरा नीला पड़ गया, आंखें उसने अंदर धंस गईं। वैद्य कुछ समझ नहीं पा रहे थे। मैनावती चिंतित हुई, लेकिन 3 दिनों के भीतर चंपा अचानक ठीक हो गई, जैसे कुछ हुआ ही न हो। लेकिन उसी रात वह बिना किसी को बताए महल से चली गई। उसका इस तरह चले जाना मैनावती को और परेशान कर गया। उधर सुमित्रा अब और भी निर्भीक हो चुकी थी। राजा वीरेंद्र पूरी तरह उसी के वश में थे और रानी मैनावती को उससे मिलने तक की अनुमति नहीं दी जाती थी। मैनावती को अब पूरा विश्वास हो चला था कि महल में कुछ अघटित घट रहा है, लेकिन उसके पास कोई प्रमाण नहीं था। एक रात वह छिपते छिपाते मंदिर पहुंची। महल के भीतर स्थित वह प्राचीन मंदिर जहां आज भी केवल राज्य के राजपुरोहित पूजा करते थे। राजपुरोहित पहले तो हिचकिचाए, लेकिन जब रानी मैनावती ने उन्हें सारा हाल सुनाया, चंपा की बीमारी, सुमित्रा का राजा को अलग कर देना और महल में बढ़ती नकारात्मक ऊर्जा, राजपुरोहित गंभीर स्वर में बोले, रानी साहिबा, यदि आप सच जानना चाहती हैं तो इस तांत्रिक रक्षा सूत्र को राजा वीरेंद्र और रानी सुमित्रा के बीच कहीं फेंक दीजिए। यदि इन दोनों के बीच कोई अपवित्र शक्ति सक्रिय है तो यह धागा रंग बदल देगा और तब हम अगला कदम उठाएंगे। अगले दिन मैनावती ने चुपचाप वही किया। जैसे ही धागा उनके पास पहुंचा, उसकी लाली काली पड़ने लगी और वह कांप उठा। पूर्णिमा की रात आई। गुप्त स्थान पर मंत्रोच्चारण के साथ यज्ञ प्रारंभ हुआ। मैनावती ने वह धागा वापस राजपुरोहित को सौंपा। राजपुरोहित ने हवन किया। वातावरण भारी हो गया। हवन की ज्वालाएं एकाएक नीली हो गईं और तब हवन कुंड में सुमित्रा की विकृत छवि प्रकट हुई। वे बोले, यह अब स्पष्ट है रानी साहिबा, सुमित्रा कोई साधारण स्त्री नहीं, वह एक डायन है और राजा वीरेंद्र पर वशीकरण कर चुकी है। मैनावती की आंखों में एक मिश्रित भाव था, पीड़ा, भय और अब साहस। अब समझ में आया राजा का बदला हुआ व्यवहार। उनकी आंखों में वो प्रेम नहीं था, वो कैद थे सुमित्रा के जाल में। मैनावती का संदेह अब सत्य बन चुका था, लेकिन अब सवाल था आगे क्या। इधर महल में सब सामान्य दिख रहा था, लेकिन मैनावती को अब अपनी सास रानी पद्मावती पर भी संदेह होने लगा था। वह देख रही थी कि पद्मावती कुछ छिपा रही है।
उनके चेहरे पर हर रोज एक नया भय, एक नई बेचैनी। वे सुमित्रा की तारीफ करती, लेकिन आंखें हमेशा चुप्पी में डूबी रहती। मैनावती को यह लगने लगा कि या तो पद्मावती को सुमित्रा के बारे में पहले से कुछ पता है या वे किसी भय के कारण मौन है। लेकिन इस रहस्य को खोलना आसान नहीं था। रानी मैनावती अब अकेली नहीं थी, उनके पास था विश्वास और अब तांत्रिक शक्ति का सहारा भी। लेकिन क्या वह इस अंधेरे की रानी सुमित्रा का सामना कर पाएंगी? अब रानी मैनावती जान चुकी थी कि सुमित्रा कोई साधारण स्त्री नहीं, बल्कि एक डायन थी, एक ऐसी शक्ति जिसने महल की शांति को ग्रस लिया था। लेकिन अब उसके सामने सबसे कठिन प्रश्न था, कैसे वह सम्राट वीरेंद्र को सुमित्रा के मोहजाल और वशीकरण से मुक्त कराए। और सबसे बड़ा सवाल, आखिर सुमित्रा इस महल में क्यों आई थी? क्या यह सिर्फ एक तंत्र का खेल था या कोई पुरानी अधूरी कहानी का बदला? अब मैनावती के पास समय कम था, क्योंकि विवाह की घड़ी पास आ रही थी और सुमित्रा का सच अब एक अंतिम अध्याय की ओर बढ़ रहा था। अगले भाग में देखिए सुमित्रा का असली चेहरा, उसके पीछे छिपा अतीत और वह राज जो पूरे वंश को मिटा सकता है। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल काल कथा स्टोरीज को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट में जरूर साझा करें कि एक लाइक से हमें और भी डरावनी कहानियां लाने की प्रेरणा मिलती है। मिलते हैं अगले भाग में एक और रहस्य के साथ।